दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक नाथू ला हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन को जोड़ता है। समुद्र तल से 14,450 फीट ऊपर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथू ला देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रों में से एक है। नाथू का मतलब है सुनने वाले कान और ला का मतलब है दर्रा। नाथू ला भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और अपनी सुरम्य सुंदरता और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तापमान ज्यादातर हिस्सों में कम रहता है। पुराने रेशम मार्ग पर स्थित नाथू ला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। 1959 में तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा इसे लगभग 4 दशकों तक सील कर दिया गया था। हालांकि जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चीन का दौरा किया तो रणनीतिक मार्ग को खोलने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। नाथू ला दर्रा 2006 में फिर से खोला गया और तब से यह एक आधिकारिक सीमा कार्मिक बैठक BPM बिंदु के रूप में कार्य करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्वितीय स्थल की ओर, जो है भारत और चीन के बीच स्थित एक प्रमुख दर्रा नाथू ला दर्रा। गंगटोक बेहद आकर्षक, खुशनुमा और बादलों से घिरा हुआ सिक्किम का राजधानी शहर गंगटोक आपको दूर क्षितिज पर माउंट कंचनजंगा का शानदार नजारा भी दिखा सकता है। पहाड़ों और बादलों में बसा यह प्राचीन हिल स्टेशन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के लिए बहुत सारे ट्रेकर्स का बेस भी है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रिज्मीय सुंदरता और खूबसूरत घुमावदार पहाड़ी सड़कें केबल कार से विहंगम दृश्य से देखने पर और भी लुभावनी लगती हैं। गंगटोक को सुरक्षित रूप से देश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक कहा जा सकता है। सांस्कृतिक पहचान से लेकर शहरीकरण तक सब कुछ सही मात्रा में होने के कारण गंगटोक पूर्वोत्तर के स्वर्ग का एक जीवंत और गतिशील हिस्सा है। यहाँ से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर्वत का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। इसके आसपास की हर चीज की तरह गंगटोक भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहाँ सोमो झील, बाण झाकरी झरना, ताशी व्यू पॉइंट और बहुत कुछ जैसे कई प्राकृतिक आकर्षण हैं। घूमने के लिए अन्य जगहों में इंचे मठ, गणेश टोक, दो ड्रुल चोटिन रमटेक मठ आदि शामिल हैं। इसके अलावा तीस्ता नदी उत्तर पूर्व भारत में व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। बाबा हरभजन सिंह स्मारक मंदिर नाथुला और जेलेपला दर्रे के बीच 13,123 फीट की ऊंचाई पर और गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित बाबा हरभजन सिंह मंदिर मुख्य रूप से इसके साथ जुड़ी विरासत के कारण एक अनूठा स्थल है। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा पूर्वी हिमालय के दुर्गम ऊंचाई वाले इलाके में हर सैनिक की रक्षा करती है। बाबा की कथा 35 साल पहले की है, जब 23वीं पंजाब रेजिमेंट के सिपाही हरभजन लापता हो गए थे। एक खोज अभियान शुरू किया गया था और उनका शरीर खोजने में सेना को 3 दिन लगे थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्वयं सैनिकों को उस स्थान तक पहुंचाया था। सैनिकों ने उनके नाम पर एक समाधि बनाई और आज तक क्षेत्र के लोगों का मानना है कि बाबा की आत्मा यहाँ तैनात सैनिक की रक्षा करती है। भारतीय सेना ने बाबा को एक ऐसे सैनिक के रूप में माना जो कभी नहीं मरा और उन्हें दिसंबर 2016 में पूरे सम्मान के साथ सेवानिवृत्त कर दिया गया। कुपुक झील
13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुपुप झील एक अद्भुत सुंदर और शांत वातावरण के बीच सिक्किम की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। अपने आकार के कारण इसे हाथी झील के रूप में भी जाना जाता है। कुपुप झील हर यात्री के लिए एक खुशी है। जनवरी से मई तक सर्दियों में झील पूरी तरह से जमी रहती है। इसके बाद जैसे ही यह पिघलना शुरू होती है, इसका क्रिस्टल साफ पानी बदलते मौसम के अनुसार रंग बदलता है और इसके पास खूबसूरत फूल और ऑर्किड खिलते हैं, जिससे यह दृश्य वास्तव में स्वर्गीय हो जाता है। सोमगो झील सिक्किम में सबसे अधिक देखी जाने वाली झील पूर्वी सिक्किम में सोमगो झील है। गंगटोक से 35 किलोमीटर दूर और 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अलौकिक रूप से सुंदर सोमगो झील हर आगंतुक के यात्रा कार्यक्रम में अवश्य शामिल होनी चाहिए। खड़ी और उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में स्थित झील शुरुआती सर्दियों से देर वसंत तक बर्फ की चादर से ढकी रहती है। कई किंवदंतियों और मिथकों से जुड़े सोमगो को सिक्किम के लोगों द्वारा एक पवित्र झील के रूप में सम्मानित किया जाता है। झील स्थल पर रंग बिरंगे सजे हुए याक और खच्चरों की सवारी की जाती है, जहां नाश्ते और पेय पदार्थ परोसने वाले कई खाने पीने के स्टॉल भी हैं। स्नोबूट्स और गमबूट्स यहाँ किराए पर लिए जा सकते हैं। झील छुट्टियों की तस्वीर के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि भी प्रदान करती है। हनुमान टोक स्थानीय भाषा में टोक का मतलब मंदिर होता है, इसलिए हनुमान टोक का मतलब हनुमान का मंदिर है। अपने धार्मिक और पौराणिक महत्व से ज्यादा मंदिर का स्थान इसे एक खूबसूरत और जरूर देखने लायक जगह बनाता है। मंदिर एक चोटी पर स्थित है और सीढ़ियां उस तक जाती हैं। यह जगह शांत और हरी भरी घाटी से घिरी हुई है। गंगटोक से टैक्सी आसानी से मिल जाती है, जो हनुमान टोक से लगभग 11 किलोमीटर दूर है।
4,310 मीटर 14,140 फीट पर स्थित यह दर्रा कलिम्पोंग और गंगटोक शहरों को निचली चुंबी घाटी के गांवों और कस्बों से जोड़ता है। इस दर्रे का सर्वेक्षण 1873 में J.W. एडगर ने किया था, जिन्होंने बताया कि इस दर्रे का इस्तेमाल तिब्बतियों द्वारा व्यापार के लिए किया जाता था। फ्रांसिस यंगहस्बैंड ने 190304 में इस दर्रे का इस्तेमाल किया था, जैसा कि 1936-37 में ल्हासा में एक राजनयिक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने किया था और 1938-39 में अर्नस्ट शेफर ने किया था। 1950 के दशक में सिक्किम साम्राज्य में व्यापार के लिए इस दर्रे का इस्तेमाल किया जाता था। 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद चीन और भारत द्वारा कूटनीतिक रूप से सील किए गए इस दर्रे ने आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच झड़पें देखीं, जिसमें 1967 की झड़पें भी शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में मौतें हुईं। नाथू ला की तुलना अक्सर जेले प्ला से की जाती है, जो 3 मील 4.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। अगले कुछ दशकों में संबंधों में सुधार देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप 2006 में नाथू ला को फिर से खोल दिया गया। दर्रे के खुलने से माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो गया और उम्मीद थी कि इससे बढ़ते चीन भारतीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जबकि व्यापार का शुद्ध सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसने कम प्रदर्शन किया है और यह विशिष्ट प्रकार के सामानों और सप्ताह के विशिष्ट दिनों तक ही सीमित है। भारी बर्फबारी सहित मौसम की स्थिति सीमा व्यापार को लगभग 7 से 8 महीने तक सीमित रखती है। दर्रे तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से सड़कें बेहतर की गई हैं। रेल मार्ग को और नजदीक लाया गया है। यह दक्षिण पूर्व सिक्किम में घरेलू पर्यटक सर्किट का हिस्सा है। नाथू ला में तैनात दोनों पक्षों के सैनिक पूरी चीन भारत सीमा पर सबसे नजदीकी जगहों में से एक है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 सीमा कार्मिक बैठक बिंदुओं में से एक है। 2020 के सीमा तनाव और कोरोना वायरस महामारी ने दर्रे के पार पर्यटन और आवाजाही को प्रभावित किया है। नाम और अर्थ। नाथू ला नाम की व्याख्या पारंपरिक रूप से सीटी बजाने वाले दर्रे के रूप में की जाती है या अधिक सामान्यतः सुनने वाले कान दर्रे के रूप में। चीनी सरकार इसे एक ऐसी जगह के रूप में समझाती है जहां बर्फ सबसे गहरी होती है और हवा सबसे तेज होती है। जीएस वाजपेयी के अनुसार इसका अर्थ है समतल भूमि जहां से पहाड़ी विशेषताएं धीरे धीरे दाईं और बाईं ओर बढ़ती हैं। लेप्चा लोग जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं, इसे माथो हलो नाथोलो कहते हैं, जो संभवतः शब्द के वर्तमान उपयोग के लिए विकसित हुआ हो सकता है। 2003 में चीन भारत संबंधों में आई नरमी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा ने सीमा खोलने पर वार्ता को फिर से शुरू किया। 2003 में हस्ताक्षरित सीमा समझौते, दिसंबर 1991 में हस्ताक्षरित सीमा व्यापार की बहाली पर ज्ञापन और जुलाई 1992 में हस्ताक्षरित सीमा व्यापार के लिए प्रवेश और निकास प्रक्रियाओं पर प्रोटोकॉल के अनुसरण में थे। 2003 के सीमा व्यापार के विस्तार पर ज्ञापन ने 1991 और 1992 के समझौतों के प्रावधानों को नाथू ला पर लागू और विस्तारित किया। अगस्त 2003 में
सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने सीमा पर एक PLA सैनिक से हाथ मिलाया और अपनी कलाई घड़ी देकर इसका पालन किया। बदले में PLA सैनिक ने मुख्यमंत्री को सिगरेट का एक पैकेट दिया। इसने नाथू-ला में व्यापार की वापसी का संकेत दिया। औपचारिक उद्घाटन 2004 के मध्य से 2006 के मध्य के बीच कई बार स्थगित किया गया था। आखिरकार दशकों तक सील रहने के बाद नाथू-ला को आधिकारिक तौर पर 6 जुलाई 2006 को खोल दिया गया, जो उस समय चीन और भारत के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक बन गया। अन्य 2 शिप्की ला और लिपुलेख दर्रा थे। फिर से खोलना, जो क्रमशः तिब्बत और सिक्किम को किसी भी देश के हिस्से के रूप में औपचारिक मान्यता के संबंध में चीन और भारत द्वारा कई राजनीतिक कदमों का एक हिस्सा था। दर्रे के खुलने पर भारतीय पक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रत्येक पक्ष के 100 व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित व्यापारिक शहरों में सीमा पार की। भारी बारिश और सर्द हवाओं के बावजूद समारोह में कई अधिकारियों, स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया की उपस्थिति रही। भारत और चीन के बीच कांटेदार तार की बाड़ को 10 मीटर 30 फीट चौड़ी पत्थर की दीवार वाले मार्ग से बदल दिया गया। 2006 को चीन भारतीय मैत्री के वर्ष के रूप में भी चिन्हित किया गया था। यह माना गया है कि दोनों पक्षों पर दर्रे को खोलने के कारणों में आर्थिक और रणनीतिक कारण शामिल थे, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर करना भी शामिल था। दर्रे को फिर से खोलने के इर्द गिर्द की कहानी ने सीमा व्यापार, प्राचीन सिल्क रोड और 2 सभ्यताओं के बीच प्राचीन संबंधों पर प्रकाश डाला। मानव विज्ञानी टीना हैरिस बताती हैं कि यह राज्य आधारित कथा क्षेत्रीय कथा से अलग है। जबकि रेशम व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में से एक था, इस क्षेत्र में ऊन का बहुत बड़ा व्यापार होता था। एक व्यापारी ने हैरिस से कहा कि मार्ग को ऊन मार्ग कहा जाना चाहिए था। हैरिस बताते हैं कि नाथू-ला की यह कहानी समकालीन वैश्विक प्रवचन पर प्रकाश डालती है, एक वैश्वीकृत और परस्पर जुड़े एशिया की दुनिया में अपनी जगह पाना, जिसका सिक्किम और चुम्बी घाटी एक हिस्सा थे। इस क्षेत्र में कोई स्थायी मानव बस्तियां नहीं है, हालांकि इसमें बड़ी संख्या में रक्षा कार्मिक हैं, जो दोनों तरफ की सीमाओं की रखवाली करते हैं। इस क्षेत्र में खानाबदोश तिब्बती चरवाहों या डोकपा की एक छोटी संख्या या भेड़ और पश्मीना प्रकार की बकरियों को पालती है। भूमि पर घरेलू और जंगली शाकाहारी जानवरों के कारण चराई का दबाव बहुत अधिक रहा है। इन भागों में याक पाए जाते हैं और कई बस्तियों में वे बोझा ढोने वाले जानवर के रूप में काम करते हैं। नाथू-ला के आसपास के क्षेत्र में कई लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जिनमें तिब्बती गजेल, हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, तिब्बती स्नोकॉक, लैमर्जियर, रेवेन, गोल्डन ईगल और रूडी शेल्डक शामिल हैं। इस क्षेत्र में जंगली कुत्तों को एक बड़ा खतरा माना जाता है। क्षेत्र में बारूदी सुरंगों की उपस्थिति याक, नयन, कियांग और तिब्बती भेड़ियों के बीच हताहतों का कारण बनती है।